नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी को पता है मैंने यूपीएसआई की सीरीज स्टार्ट की थी उसी के अंदर में ये जो प्लेलिस्ट है ये बेसिकली हिंदी से संबंधित है। आप सभी को पता है आपका यूपी दरोगा का एग्जाम लगा हुआ है। इसके साथ साथ आपका यूपी लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है। इसके अलावा कोई भी उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो वहाँ पे आपको पता होगा हिंदी तो मैंडेटरी है ही। ठीक है, तो उसी संदर्भ में आप इसको हिंदी का प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं टॉपिक वाइज। ओके, तो ये प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे एक्सेस हो जाएगी, वहीं पे मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ओके, तो उसी संदर्भ में ये पहला वीडियो है हिंदी से संबंधित, जहाँ पे पहला टॉपिक है हमारा हिंदी वर्णमाला। ओके, तो बिना समय गवाए मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस सीरीज में सारे क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस एग्जाम में आए हुए ये आप देख सकते हैं। जैसे कि ये है यूपीएसआई एएसआई का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ये आया हुआ है। सेम ये भी ये सेकंड शिफ्ट में आया था, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था। सेम ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस, यानी कि यदि मैं एक दिन में 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा तो 100 के 100, 100 आउट ऑफ 100 उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए रहेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हालांकि इससे पहले मैं जीएस वाला पूरा पोर्शन करवा चुका हूं। अगर आपने हमारा जीएस वाला पोर्शन नहीं देखा प्लीज जाके देखिएगा, जहाँ पे मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी या हिस्ट्री के जो भी लगभग मतलब जो जीएस वाले पोर्शन में मूल विधि को छोड़ के जितने भी टॉपिक थे मैंने वो सारे करवा रखे हैं। पूरी प्लेलिस्ट आप जाके एक्सेस कर सकते हो, और एग्जाम में बैठने से पहले आप उसको मतलब जो डबल स्पीड रहती है, ठीक है, उस पे करके आप उसको पूरा सीरीज को या पूरी जो प्लेलिस्ट है उसमें कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं है पर जितने भी हैं आप एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज हिंदी का पहला वीडियो। इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप, आपके पास में फिलहाल अभी 10 दिन है यूपीएसआई के एग्जाम के लिए, और इसके अलावा इसके आगे आपका लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है, किसी का कांस्टेबल का लगा हुआ होगा, किसी का अन्य एग्जाम लगे हुए, तो सभी के कोई ना कोई एग्जाम लगे हुए हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो प्लीज़ आप सारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेदन वाला है। हालांकि ये हिंदी वर्णमाला का आज हमारा टॉपिक है। पहला ऑप्शन है हमारा करी प्लस प प्लस ण, तो ये गलत हो जाएगा। बेसिकली ये जो पॉइंट है, बेसिकली पॉइंट का ये जो शब्द होगा वो है कृपण। कृपण का अगर एक वन बाई वन अगर विच्छेद करेंगे तो कृपण में का होएगा, अगर पहले वो आधा होगा, फिर रा होगा, क्री सॉरी री होएगी इसमें, ठीक है, क्री, फिर प वो भी आधा होएगा, फिर आ होएगा, प आधा होगा, आ पूरा होगा। तो ये इस तरीके से कृपण पूरा बनेगा जाके। जैसे कि सपोज मैं कोई अन्य शब्द ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं कोई शब्द लेता हूँ, मैं अपना ही ले लेता हूँ आयुष। ठीक है, अब आयुष का जब संधि विच्छेद होएगा तो अ प्लस बड़ा आ, ठीक है, प्लस या जो कि आधा रहेगा, प्लस आ प्लस छोटा ऊ प्लस श आधा प्लस आ आधा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से वर्ण विच्छेद होता है, मतलब कि एक एक वर्ण को जब आप विच्छेद करते हो और उसको जब आप जोड़ते हो तो उससे मिलकर जब शब्द बनता है तो दैट इज शब्द, और उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो वन बाई वन जो बनता है जाके, उस तरीके से उसको कहते हैं वर्ण वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो इसी संदर्भ में जो हमारा कृपण वर्ण बनेगा जाके, तो वो हमारा बनेगा जाके ऑप्शन डी से क, जो कि आधा होएगा, फिर ऋषि होएगा, फिर प आधा होगा, वो भी आधा होगा, फिर आ पूरा होगा, फिर ण आधा होगा और आ पूरा होगा। ठीक है, ये तो मतलब बेसिक है, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? उ, ई, री, ऊ। ऊ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली ब, ओष्ठ अल्प प्राण घोष। आपने अगर वर्ण जो वर्ण व्यवस्था पढ़ी है, यानी कि जो वर्ण वाला पढ़ी है, वहां पे
मतलब पढ़ाया गया होगा, हालांकि आप हमारे चैनल पे भी वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, जहाँ पे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और उनका जो उच्चारण स्थान रहता है वो सारे मैंने बता रखे थे, ठीक है। तो ये आपका ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, भा जो है, भा का ओष्ठ महाप्राण हो जाएगा, ब ओष्ठ अल्प प्राण हो जाएगा, प ओष्ठ अल्प प्राण हो जाएगा, फ ओष्ठ महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। प फ ब भ म। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? श, च, व और श। तो ये आपका श जो हो जाएगा वो तालव्य वर्ण नहीं है। श जो हो जाएगा आपका तालव्य वर्ण नहीं है, बल्कि ये दंत वर्ण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? च वर्ग में महाप्राण, देखिए, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। जो महाप्राण होते हैं हर उसमें दो होते हैं, दो होते हैं महाप्राण, और जो अल्प प्राण होते हैं वो बेसिकली तीन होते हैं, जैसे कि क ख ग घ ञ। क ख ग घ और ञ, ठीक है। इसमें दो महाप्राण होते हैं और तीन अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। च वर्ग में बेसिकली कि जो दूसरा और तीसरा च छ ज महाप्राण है, और पहला च छ ज झ पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब एक, तीन, पांच, ये बेसिकली होते हैं आपके अल्प प्राण, ठीक है। और जो दूसरा और चौथा, ये जो सीरीज पूरी जैसे नीचे जाएगी, क ख ग घ ङ च छ ज झ व ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा नंबर वाला रहता है और चौथे नंबर वाला रहता है, ये होते हैं महाप्राण, ठीक है। तो हालांकि ये मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपने पढ़ ही रखे होंगे सारे, तो आपको पता ही होगा कि क्या अल्पप्राण होता है और क्या महाप्राण होता है, ठीक है। तो कुल मिला के च वर्ग का ये पूछ रहा है, तो कौन सा दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, और पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, ठीक है। तो महाप्राण वर्ण दो हो जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? अगर देवनागरी लिपि की बात करी जाए तो इसका जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ब्राह्मी लिपि का, ब्राह्मी का हुआ था प्राकृत, तो प्राकृत से है ना, हाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? अघोष महाप्राण की अगर बात करी जाए तो ये हमारा ख हो जाएगा, ठीक है। ख अघोष महाप्राण है, ज सघोष है, च अघोष है, र अघोष अल्पप्राण, इस तरीके से, ठीक है। हालांकि आपने कर रखे होंगे तो अभी इस डिस्क्राइब नहीं करूंगा मैं। क वर्ग में घोष व्यंजन, अ, व्यंजन वर्ण कितने हैं? क वर्ग में घोष व्यंजन कितने हैं? तो ये बेसिकली आपके तीन हो जाएंगे, घोष अघोष तीन, तीन हो जाएंगे। क वर्ग में जैसे ग घ ञ घोष वर्ण व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये घोष होते हैं, जैसे कि अल्प प्राण महाप्राण में मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरीके से, जैसे क ख ग घ ञ च छ ज झ व। अब महाप्राण में ये वाली दूसरी वाली लाइन और चौथी वाली लाइन, ये पूरी महाप्राण हो जाती है, ठीक है। आपको मैंने बताया अभी जस्ट। और सेम इसी तरीके से एक दूसरा तरीका होता है घोष अघोष। घोष अघोष में क्या होता है, यहाँ से तीन, चार, पांच, ये पूरे आपके, ये आपके हो जाएंगे घोष, और पहला, दूसरा ये आपके हो जाएंगे अघोष। अघोष से आपके सघोष, इस तरीके से, ठीक है। घोष अघोष, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा, मतलब कि अल्पप्राण महाप्राण में दूसरा और चौथा, और घोष अघोष में पहला, मतलब कि पहला, दूसरा, ये आपके हो जाएंगे अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो जाएंगे आपके घोष, ठीक। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ञ व ञ ध ज्य। ज्य बेसिकली आप सभी को पता है, ज और ञ से मिलकर बना होता है ज्य, ठीक है। ज और ञ से मिलकर बनता है, तो ये संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर क्ष छत्री वाला क्ष हम बात करते हैं, तो क और श से मिलकर क्ष छत्री बनता, त्र, त और रा से मिलकर त्र बनेगा, ज्य, ज्य और व से मिलकर ज्ञ बनेगा, और श्र, श्र, शाह और रा से मिलकर श्र बनता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन बेसिकली वो होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर जब एक व्यंजन बनता है, तो दैट इज संयुक्त व्यंजन, ओके। अगला क्वेश्चन, मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन अल्प प्राण व्यंजन बेसिकली यह हो जाएगा आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण उदाहरण है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्ष क्षत्रिय, ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण, सॉरी, उच्चारण स्थान ओष्ठ है?
तो आप अब बोल के भी देख सकते हैं। ग का उच्चारण स्थान उस नहीं होगा, च भी नहीं होएगा, प और त। बाकी अगर बात करी जाए तो यही आपका ओस्ट इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी वर्ण। ठीक है, वर्ण किसके युग से बना है? ये छ छत्री होता है, वो क और श के युग से बना होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्ष ध्वनि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो क्ष ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा, तालव्य। ठीक है, और ये अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ठीक, अगला आगे चलते क्वेश्चन, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण। मूर्धन्य होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए, अघोष होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अघोष कौन से होते हैं? घोष अघोष, अघोष होएगा पहला और दूसरा, ये अघोष हो जाएगा। 3 4 5 ये आपके घोष हो जाएंगे या सघोष हो जाएंगे। अब अल्प प्राण कौन सा होता है? पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि जो पहला होएगा वो अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा मूर्धन्य होना चाहिए। तो मूर्धन्य इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? मूर्धन्य को आप अगर ना भी करें तो कुल मिला के जो पहला वर्ड होएगा किसी भी सीरीज का, जैसे क ख ग घ ञ न में का होना चाहिए, तो का इसमें है नहीं। फिर चा छा जा झा, चा भी है, ठीक है, ये मान सकते हैं आप। इसके अलावा इया ये होगा नहीं, पा होगा नहीं, पा फा बा भा मा, पा हो सकता है। ठीक है, अब टा भी हो सकता है, पा भी बेसिकली मतलब अभी तक के इस मतलब इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम मूर्धन्य की। तो मूर्धन्य पा तो ओष्ठ से बोला जाएगा च। चा भी अब आपका मूर्धन्य से नहीं बोला जाता, तो मूर्धन्य से बोला जाने वाला एक ही बचा है, क्या? टमाटर। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना लोकल में। तो ये आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ट। ठीक है, बाकी पा की बात करी जाए, ये ओस्ट से बोला जाता है, मैंने आपको बताया था। इन्या ये मूर्धन्य से बोला जाता है, परंतु ये सघोष होता है। ठीक है, ट ये मूर्धन से बोला जाता है, और च ये जो है ये तालव्य से बोला जाता है। ठीक है, बाकी ये अल्प प्राण है और अघोष है। अगला क्वेश्चन, श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा? श की अगर बात करी जाए तो इसका उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। ये जब आपने उच्चारण स्थान पढ़े होंगे तब वहां पे आपके अध्यापक ने आपको पढ़ाया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न इनमें से किस वर्ण वर का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? मतलब कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, ए बेसिकली। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? दंत ध्वनि मतलब कि जिसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। श, त, त, त। त अगर आप बोल के देखो तो आपकी जो जीवा है वो मतलब आपके दांतों को टच करती है, तो यहाँ से त इसका जो उच्चारण स्थान है वो दंत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो ट, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये मूर्धन्य हो जाएंगे आपके। ट की जो सीरीज है पूरी वही बेसिकली मूर्धन्य में चली जाती है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, थ, द, ध, न। देखो, त वाली सीरीज तो दंत है ही, तो ता भी आ गया, ता था द, दा भी आ गया, ता था द, ध, ना भी आ गया। बचा एक टा टमाटर, तो यही जो है इसका दंत नहीं हो जाएगा, ये मूर्धन्य ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यर लव किस वर्ग के व्यंजन है? यर लव वर्ग ये बेसिकली अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, जब आपने अंतस्थ व्यंजन पढ़े होंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यर लव। ठीक है, ठीक है, और ठीक, अगला, दंत वर्ष महाप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो दंत होना चाहिए, वर्ष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, घोष होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको मैं सारा बता ही चुका हूँ, तो ये घ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य, तालव्य बेसिकली हो जाएगा आपका च छ ज झ, ये तालव्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं कंठ व्यंजन क ख ग घ ङ, कंठ हो जाएगा, च छ ज झ व श श, ये तालब हो जाएंगे। मूर्धन में आपका ट ठ ड ढ ण, ये वाली पूरी सीरीज हो जाएगी, और र और श भी मूर्धन में आ जाएंगे। दंत में ता था दा धा ना, ये दंत हो जाएगा। ओष्ठ की अगर बात करिए प फ ब भ म, ये ओष्ठ में हो जाएंगे। ठीक है, आप स्नैपशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। दंत वर्ष अल्प प्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण, ये बेसिकली आपका त हो जाएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन, ग ज छ ट च ट इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तालव्य होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, और घोष होना चाहिए। ग, क, ख, ग। देखिए, ग तो अल्प प्राण
महाप्राण है नहीं, ठीक है। च छ ज ये भी महाप्राण नहीं है। च छ ये तो महाप्राण है। च ये भी महाप्राण नहीं है। ट ठ ये भी महा च छ छ एक महाप्राण है, ठीक। अब बात कर लेते हैं घोष की। घोष, ये घोष भी नहीं है क्योंकि ये अघोष है, ठीक है। तो ये जीरो आपके आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक। आगे चलते हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में जो 2021 में यूपीएसआई एग्जाम हुआ था, इसकी 3 सितंबर 27/11/21 की थर्ड शिफ्ट थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मूर्धन ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा मूर्धन होना चाहिए और ह्रस्व स्वर होना चाहिए, तो ये आपका उरी ऋषि ये हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, ह्रस्व स्वर की अगर बात करी जाए तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, जिसमें अ इ उ री केवल 4 वर्ड इसमें आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन है, इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या जाता है, अयोगवाह, ठीक है। अयोगवाह के अनुसार बेसिकली ये अंग बिंदी और विसर्ग, इसको अयोगवाह बोला जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, श की अगर बात करी जाए इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन बेसिकली वो होते हैं जिनको बोलने में मतलब ऊष्मा ज्यादा लगती है, या कह सकते हैं कि मुंह से श्वास वायु थोड़ी एक्स्ट्रा निकलती है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन बेसिकली 4 होते हैं, जिसमें श श श श ह, ये 4 रह जाते हैं इसमें ऊष्म व्यंजन। अब देख लीजिए आप, हाँ इसमें ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो त पहले ही आ गया, त का उच्चारण स्थान दंत हो जाता है, ठीक है। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, मैंने आपको बताया था यार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, मतलब भले अभी वर्तमान में आपको इजी लग रहा है, पर ये यूपीएसआई एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, व्यंजन की अगर बात की जाए जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है, इनको व्यंजन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो बालघात में नहीं, ये तो नहीं है, जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिन, ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर आगे चलते हैं, अगर उच्च व्यंजनों की बात करी जाए तो स्वरों की संख्या 11, ध्यान रखेंगे, व्यंजनों की संख्या 39 है, जिसमें 2 अंगः अयोगवाह होते हैं, हिंदी में कुल बेसिकली 52 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ये आपका हो जाएगा ब, बकरी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, कंठ होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। व्यंजन तो है ही सारे बेसिकली, तो कंठ और अल्प प्राण, तो ये आपका कंठ होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए, ये आपका ग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो च छ ज झ, च छ ज झ, अगर आप देखें तो इसमें तालु इसका सीरीज का पूरा उच्चारण स्थान हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में व्री की मात्रा का उपयोग हुआ है, वृष्टि, रिपु, वर्षा, तो वृष्टि, इसमें व्री की मात्रा का उपयोग हुआ है, आपको सभी को पता ही होगा। और ये आपका 24/11/21 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी यूपीएसआई के एग्जाम की, उसमें ये क्वेश्चन कितना इजी सा पूछा गया था, मतलब, ठीक है। ऋषि की अगर बात करें, जैसे कृतज्ञ, कृतज्ञ में ट्री के नीचे री लगी है, खा के नीचे री लगी, दैट इज क्री। कृष्ण में, सृजन में श्री, तो ये ऋषि की मात्रा हो जाती है। इनमें से समृत स्वर कौन सा है, समृत स्वर की अगर बात करी जाए तो समृत स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बताए जीवा को मुख के जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए ई एक समृत स्वर है। बेसिकली ये स्वरों के प्रकार होते हैं, समृत, विव्रत, ठीक है। तो ये 2 तरीके के होते हैं वहां पे, ठीक। बात करते हैं अगर समृत स्वर की, तो ये ई जो है ये समृत स्वर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ये बेसिकली आपका ठ हो जाएगा, ठ जिसको ठ से ठठेरा बोला जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तालव्य महाप्राण अयोग व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपका बेसिकली तालव्य होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, अयोग होना चाहिए, तो ये आपका क्ष से छतरी, छतरी वाला जो मतलब छाता वाला होता है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंठोस्त, कंठोट, कंठोस्थ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, कांट, मतलब कंठ होना चाहिए इसमें और ओष्ठ होना चाहिए, मतलब कंठ यानी गला और ओष्ठ, ये आपका हो जाएगा बेसिकली औ। अगर बात करते हैं
वर्णों की या सॉरी स्वरों की कंठ ध्वनि से अ आ क वर्ग पूरा निकलता है। तालव्य से इ ई च वर्ग पूरा श और श निकलता है। मूर्धन्य से बेसिकली श वर्ग पूरा आता है, रा आता है और श आता है। दंत से त वर्ग पूरा आता है, ला और श आता है। ओष्ठ से बेसिकली पूरा प वर्ग चला जाता है। कंठ तालव्य से ए ऐ और कंठ ओष्ठ से ओ औ। ठीक है, ये निकलते हैं, ध्यान रखेंगे आप। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मतलब कंठ हो तालव्य हो। आप सभी को अभी जस्ट मैंने बताया ए ऐ, ये जो होता है कंठ तालव्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये आपका हो जाएगा ह। हा से हल जो होता है ये कंठ है, महाप्राण है, घोष है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष की अगर बात करी जाती है तो और पहला और दूसरा बेसिकली अघोष होते हैं। तो इसमें ये तो है नहीं पहला, ये भी पहला नहीं है, ये भी पहला नहीं है। पहला दूसरा होता है च छ। ठीक है, तो च एक बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये आपका हो जाएगा बेसिकली ञ। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, घोष होना चाहिए। ओष्ठ, पहले तो आप इसमें ओष्ठ देख लो, प फ, ये भी ओष्ठ है, प फ ब भ म, ये था ठठेरे को छोड़ के सारे ही ओष्ठ है, पहली बात। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण क्या था? मतलब पहला, तीसरा, नहीं, महाप्राण दूसरा और चौथा। ठीक है, अब दूसरा चौथा इसमें कौन सा है? प फ, फा हो गया, प फ ब ह, और ये हो गया, तो ये भी हट गया। अब बचा घोष होना चाहिए, तो घोष में क्या था? प फ ब ह, मतलब 3 4 5, तो ये सिर्फ आपका भाव बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मूर्धन अल्प प्राण घोष का उदाहरण, मतलब आपको अल्प प्राण भी ध्यान रखने हैं, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इनकी परिभाषा तथा इनका जो उच्चारण स्थान है वो सारे आपको रटने ही पड़ेंगे अगर आपको पेपर निकालना है तो। मतलब पेपर निकालना क्या, अगर आपको वर्ण व्यवस्था के सारे क्वेश्चंस करने हैं, वर्ण व्यवस्था से मिनिमम आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे जाके। ठीक है, और वो चारों अगर आपको करने हैं तो आपको ये इतना तो बेसिकली पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऊष्म मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ज्यादा ऊष्मा निकलती है। तो इन सभी जो वर्ड दिए गए हैं, व्यंजन दिए गए हैं, इन सभी में जो षटकोण वाला है उसको बोलने में आपको बहुत ज्यादा ऊष्मा लगती है, तो दैट इज ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। घ, ग, ण, थ और त, इनमें से कितने अघोष व्यंजन है? अगर अघोष की बात करी जाए तो इसमें से सिर्फ 2 अघोष व्यंजन है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली झरना जो है, ये इन सब का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कंठ, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, घोष होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा घ, ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा व्यंजन अघोष है? मतलब घोष, अघोष। अघोष की बात अगर करी जाती है तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली थ, क, थ। अगला, आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की अगर बात करी जाए तो हिंदी वर्णमाला में बेसिकली 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन वर्ण है, जिसमें 11 स्वर, मतलब इसके अलावा 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 2 द्विगुण और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, पंच अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ञ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ज्य वर्ण किन वर्णों, ये ज्य, ज्य, ज्य बेसिकली बोला जाता है, तो ज और ञ, ज और ञ, 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 ये बेसिकली इसका आंसर ए हो जाएगा, ज आधा और ञ पूरा। ठीक, अगला क्वेश्चन। जिस
स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसको क्या कहते हैं? इनको बेसिकली संयुक्त स्वर बोला जाता है, वहां पे दो मात्राएं लग जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श वर्णों की अगर संख्या की बात की जाए तो ये 25 आपके हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है? स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, विसर्ग के बिना। तो ये बेसिकली जो स्वर के बिना है कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं होता। आप सभी को पता है, जैसे कोई स्वर है, मान लीजिए क, तो क में क आधा रहता है प्लस स्वर जो आ है छोटा आ वो पूरा रहता है। ठीक है, जब इसका विच्छेद किया जाता है तो कोई भी जो स्वर होता है वो बिना सॉरी कोई भी व्यंजन जो होता है वो बिना स्वर के तो बनता ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। आगे अगला क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल जो है ये बेसिकली पार्श्विक व्यंजन इसको बोला जाता है। ठीक है, अंतस्थ के अंतर्गत भी आता है पर इसको पार्श्विक ध्वनि भी इसको बोला जाता है, ल। ल और इसको आप देख सकते हैं, प्रकल्पित लुंठित ध्वनि बेसिकली र, अर्धस्वर यव और संघर्षी श श श ह। ठीक है, और उक्षिप्त में इंग ड़ ऋणा, ये बेसिकली आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ? आप एक काम करिएगा, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, ये वाली जो ये लाइन है इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। इस एक लाइन से एक क्वेश्चन आपका 100% मतलब गारंटी है, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। अगर आपकी 2 शिफ्ट होती है, 4 शिफ्ट होती है, चारों शिफ्टों में एक क्वेश्चन इसमें से आएगा 100%। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? कंठ की अगर बात करी जाए तो जो गले से उच्चारण जिसका निकलता है तो वो आपका हो जाएगा अख ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तालव्य महाप्राण घोष, यार ये तो इतने में बता चुका हूँ, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर यानी कि जो मतलब बेसिकली क ख ग घ ङ, तो लास्ट वाला ङ रहता है ना, तो दैट इज पंचमाक्षर। ठीक है, इस तरीके से ये तो पंचमाक्षर हुआ नहीं ङ, फिर छ छ ज झ व, ठ ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, तो माँ बचा, तो माँ ये ऑप्शन ए, इसमें ये माँ जो है पंचमाक्षर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका आप देख सकते हैं 13/11/21 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो अगर हिंदी के वर्णों की बात करी जाती है तो हिंदी में बेसिकली आपके 52 वर्ण हो जाएंगे टोटल। ठीक है, आप यहाँ से भी इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, जिसमें ये टोटल 11 स्वर इंक्लूडिंग री, देन का का वर्ग में 5 वर्ड, च वर्ग में 5 वर्ड, ट वर्ग में 5 वर्ड, त वर्ग में 5 वर्ड, प वर्ग में 5 वर्ड और यर अलावा ये 4 वर्ड, श श श ह ये 4 वर्ड, क्षत्रज्ञ ये 4 वर्ड और इंग्य और अड़ा, इंग्य और ढाढक्कन ये वाले जो है ये बेसिकली 2 वर्ड और अयोगवाह में अंग अह ये 2 वर्ड। तो इस तरीके से 11 स्वर और 41 व्यंजन मिला के 52 वर्ण टोटल बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से है? तालु की अगर बात करी जाए तो ज वर्ड जो है ये बेसिकली इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये उच्चारण स्थान यहाँ पे दिए गए, आप स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म, फिर वही आ गया, ऊष्म व्यंजन की अगर बात करी जाए तो ह जो है ये ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, श श श ह, इस तरीके से 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? तो अनुनासिक जो बेसिकली नाक और मुंह से निकलते हैं बेसिकली इनको अनुनासिक बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो दंत की अगर बात करी जाए तो न, प, पा की अगर बात करें तो ये ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, प वर्ग पूरा ओष्ठ पे चला जाता है। ग वर्ग की अगर बात करी जाए, सॉरी क वर्ग पूरा अगर है ये कंठ पे चला जाएगा। च वर्ग ये बेसिकली तालु पे चला जाएगा और न की अगर बात करी जाए, न ये है दंत पे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से री का क्या है? री का क्या है? री क्या क्या है? ये बेसिकली स्वर होता है, मतलब टोटल 11 स्वरों में री ऋषि भी एक स्वर माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में क्षमता का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क्षमता, ये बेसिकली छा छतरी वाला जो छा है ये बेसिकली का और का से मिलकर बनता है ना, का और श। ठीक है, तो इसका जो हिंदी वर्णमाला में क्रम आएगा वो बेसिकली का के बाद में ही आएगा। ठीक,
ये वैसे तो क्षत्री, क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ इस तरीके से आता है, मतलब रा से पहले और इन सब के बाद में। पर अगर हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो पहले का आएगा, का के बाद में का और शा मिलके ये बने, तो का के बाद ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। हिंदी वर्णमाला बेसिकली पूरी तरीके से उसी तरीके से चलती है जिस तरीके से आपकी इंग्लिश वर्णमाला चलती है। ठीक है, और अभी तक आपने रीजनिंग के क्वेश्चन इतने लगाए होंगे तो वहां पे आपको पता चल ही गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? प, प की अगर बात करी जाए तो ये आपका ओस्ट इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। नासिक की अगर बात करी जाए तो ये ना जो है नासिक यानी जो नाक से निकलता है बेसिकली। ठीक है, तो न जो है नासिक व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान करें। व्यंजन वर्गों के तीसरी, चौथी और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। ठीक है, सत्य कथनों के, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यंजन वर्ग पहले और दूसरे अघोष होते हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं, ये भी ठीक। सभी विसर्ग सघोष हैं, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। आप देख सकते हैं ये यूपीपी जेल वार्डन फायरमैन का जो एग्जाम हुआ था 2020 को, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो मतलब इतने छोटे लेवल का एग्जाम था, उसमें भी इतना मतलब कह सकते हैं थोड़ा टफ ही मानेंगे इसको, इस क्वेश्चन को, वो पूछा गया था। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा की मूल इकाई है। भाषा की अगर मूल इकाई की बात करी जाए तो ये ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध की छोटी इकाई पद या शब्द है। और पद से छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर से भी छोटी इकाई वर्ण है। इस तरीके से राम शब्द में 2 अक्षर है, र और म, और 4 वर्ण है, र, आ, म और अ। इस तरीके से मतलब, ठीक है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की अगर सबसे छोटी इकाई की बात करी जाए तो ये वर्ण कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के बेसिकली 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, श का उच्चारण स्थान क्या है? स, श, श, श। ठीक है, इसका आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मातृ, प्रेम, मूर्धा, मातृभूमि। तो मातृभूमि में ये ऋषि लग जाएगी। मूर्धा में इसमें भी रा है, मातृ इसमें भी रा है, क्रम इसमें भी रा है, और जो मातृभूमि है इसमें ऋषि लगी है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? उच्चरित होता है नासिक द्वारा। तो जो नासिक द्वारा होएगा वो पंचमाक्षर होता है बेसिकली, उनको नासिका द्वारा उच्चारित किया जाता। तो अण, ये बेसिकली नासिका मतलब नासिक धन हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? मतलब स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वो बेसिकली संयुक्ताक्षर कहलाता है। ठीक है, आगे चलते अगला क्वेश्चन, निम्न में तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि की अगर बात की जाए तो ये आपका श हो जाएगा, ये तालव्य ध्वनि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष की अगर बात करी जाए तो क कबूतर पहला ही वर्ड ये बेसिकली अघोष हो जाएगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, पूरी अनार से लेकर ज्ञानी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए के उच्चारण में डॉट 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 और डॉट 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 की सहायता ली जाती है, तो इसके उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है ए के उच्चारण में। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उनको बेसिकली स्वर कहा जाता है। ठीक है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान डॉट 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 है और वर्ग डॉट 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 है। टा ठा डा ढा अणा, टा टा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और टा वर्ग का उच्चारण स्थान देखिए ता होएगा नहीं, आप इसको एलिमिनेट इस तरीके से। अब बचा टा, अब कह रहा है कि और टा टा ठा डा डा ढा और अणा, टा ठा डा ढा ढा ढक्कन, तो ये चौथा वर्ण बेसिकली बन जाएगा। ठीक है, ढा ढक्कन। अगला स्थान, सॉरी अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की अगर बात करी जाए तो ये बेसिकली आपके 11 हो जाएंगे इंक्लूडिंग ऋषि। ठीक है,
वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? अ, क, इ, ई। ई जो है ये बेसिकली स्त्रीलिंग, ऑलवेज स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो च वर्ग की ध्वनियां ये तालव्य में आती हैं। अगला क्वेश्चन, द, अ, क, श, अ, मतलब दक्ष, 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 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसको अगर आप पढ़ें तो द और अ, द, क और श, छ और अ पूरा क्ष, ठीक, तो दक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए। उनको क्या कहा जाता है? जो स्वर की सहायता से वर्ण बोले जाते हैं उनको बेसिकली कहते हैं व्यंजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसको बेसिकली हलंत बोला जाता है, ठीक है। जो जैसे कि च, चा पूरा बना, चा को जब चा से आ अलग कर देंगे यानी इसको स्वर को अलग कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ अब ये व्यंजन बन जाए, तो ये चा में हलंत लग जाएगा, अब ये आधा चा है, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो वृष्टि है इसमें री की मात्रा का उपयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो वर्णों से संबंधित थे क्वेश्चन हो गए थे। अगले वीडियो में आपको संज्ञा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक यूपी पुलिस के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में बने वो मैं करवाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, आपको कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा हुआ, कुछ इजी लगा हुआ होगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कुछ नया चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।